स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। आज तुम लोग को फिर मैथ का प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, कुछ छोटे क्वेश्चन भी हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना, लेकिन ये क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। चलो देखो जरा सा, करा एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 42 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो आयत है ना, अरे क्या बना रहे हैं ये, हाँ आयत है ना ये ABCD, और आयत में तुम्हें पता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई हो जाएगी, अगर ये चौड़ाई है तो भी क्या हो जाएगी। तो तुम्हें पता है कि लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दो तो ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है आयत का, होता है ना। तो यही क्षेत्रफल दे रखा है 42 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, तो 42, और यहाँ पर एक चीज और दे रखा है, लंबाई दे रखा है 7, तो 7 हो जाएगा, अगुड़े भी तो 7 छक्के, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी थी 7 और चौड़ाई कितनी आ गई 6। क्या पूछ रहा है, परिधि पूछ रहा है। आप बताओ परिधि क्या होता है आयत का, तो तुम्हें पता है परिधि का मतलब होता है सभी को जोड़ दो, ठीक ना। परिधि का मतलब क्या होता है, सभी को जोड़ दो। तो या तो परिधि बोलो नहीं तो परिमाप बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो सबको देखो, यल को जोड़ोगे 2l, अब बी को जोड़ोगे तो 2b, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा l प्लस b, यही ना। तो देखो l और b को जोड़ दो तो 5 6 और 13 में 2 का गुणा कर 13 दूना 26 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या होगा, परिधि होगा। कोनो दिक्कत, हाँ ठीक है। अगला फल देखते हैं, हाँ चलो अगला फल देखो। अगला फल करा है ये नावधारा का सवाल है। तो नावधारा का फल है, करा एक नाव शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में नाव की चाल है, ठीक ना। और नाव जल की धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल बताओ। अब देखो नाव की चाल कितनी दिया है, तो नाव का x मान लो, नाव की चाल दे रखा है कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। विपरीत में कह रहा है। अब तुम्हें बता दें कि विपरीत चल के देखो, एक नाव की चाल x है, धारा की मान लो y, क्या मान लो y। कलम चल रहा है ना, दिख रहा है ना, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो नाव x मान लिए, धारा हमने क्या मान लिया y, यही तुमको ज्ञात करना है। जब विपरीत जाता तो तुम्हें भी पता है कि विपरीत जाने पर समय ज्यादा लगता है, तो चाल क्या होगा, कम होगा। तो चाल कम का मतलब क्या होता है, माइनस, यानी नाव में से धारा को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका मतलब है कि अगर विपरीत चाल की बात, अच्छा चाल बराबर होता है क्या है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर चाल विपरीत चाल है, तो हमने बोला नाव में से धारा को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस y बराबर दूरी बटा समय। और दूरी तुम देख रहे होगे कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। कितना दूरी है, और समय लग रहा है 4, तो 38 बटा 4। कोई दिक्कत, हाँ 38 बटा 4 हो गया। देखो ये 2 दूना 4, 2 19 38, 19 बटा 2, यानी 19 बटा 2 कितना आ जाएगा तुम्हारा 9.5, ये ना। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x माइनस y बराबर आ गया 9.5, और x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर रख दो 12 माइनस y बराबर 9.5, ये इधर आएगा और माइनस y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 9.5 बराबर, तो y का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से जब घटाओगे तो 2.5 क्या किलोमीटर प्रति घंटा, और यही y क्या धारा की चाल है। देखो कितना आसानी से आ गया। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा, एक नाव की चाल है, धारा की चाल है, और विपरीत चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो चाल पर विपरीत में माइनस होता है, अगर एक आता था समान दिशा में तब क्या कर देते x प्लस y, तब x प्लस y करते ना, बस। अगला प्रैक्टिस देखा जाए, अगला क्वेश्चन। अगला देखो, कर रहा है एक निश्चित दूरी को तय करने में चाल का अनुपात इतना है। अब देखो चाल बराबर क्या होता है, अभी दूरी बटा समय। अगर दूरी बराबर है तो जरा देखो चाल और समय में कैसा संबंध है, उल्टा का संबंध है। चाल और समय का कैसा संबंध है, उल्टा का। तो समय का अनुपात पूछ रहा है, तो जो दे रखा है ना उसको हम उल्टा कर देंगे, यानी 18 और 12 है ना, बोलो तो उसको क्या कर देंगे 12 18, बस ये आंसर है। अब इसको कर लो 6 दूना 12 6 त्रिक 18, कितना गया 2:3। अगर तुम कह दो कि अगर मान लीजिए यहाँ पर भैया 2-3, अगर 3 अनुपात में दे रखा होता है 2:3:4, अगर ये चाल का अनुपात होता है तब हम समय का अनुपात कैसे करते, तो इसको उल्टा करना है। यहाँ पर 2 था, इस वजह से उल्टा कर दिए ना, लेकिन अगर 3 रहेगा तो इसको ऐसे कर देना 1/2:1/3/4, और एक किसका अनुपात हो जाएगा, समय का। किसका हो जाएगा, बस अंतर इतना कि ये टेढ़ा है ना, तो इसको सीधा कर लेना चाहिए।
ठीक ना। हाँ तो बस ये टेढ़ा इसको सीधा करो। सीधा कैसे होगा? एलसीएम लेकर के 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो एलसीएम ले कोई 12 तो गुणे 12 कर दो, 12 का गुणा कर दो, 12 का गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 4 3 12, 3 चौक 12, 2 छक्के 12, कितना आ जाएगा? 6:4:3। ये किसका अनुपात हो जाएगा? समय का। अब 3 रहे चाहे 4 रहे चाहे 5 रहे, जितना रहे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो इसमें दुइया था ना, तो आसान था, तुरंत उल्टा कर दिए, सीधा सीधा उल्टा कर देना, ठीक है ना। सीधा था उसको उल्टा कर देना है। अगला सवाल जरा देख लो। करा एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से, दर कितना है? 12%। 6 वर्ष और 12 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? 6 वर्ष का पूछ रहा है और 12 वर्ष का पूछ रहा है। अगर ऐसा सवाल कर रहा है 12% रेट है तो 6 वर्ष के लिए और 12 वर्ष के लिए, इसका अगर अनुपात पूछा जा रहा साधारण ब्याज का, तो तुम्हें करना क्या जरा देख लो। सीधा सीधा बाकी सब कुछ इसका बराबर है, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है? 12 गुणे 6 और फिर 12 गुणे 12, 12 12 कट गया, 6 दूना 12, यानी 1:2, यानी अनुपात कितना है? 1:2 का। तो क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज का अनुपात कितना कितना है? 1:2। कोई दिक्कत नहीं। और पहले ही देखो लिख रखा है ना, एक निश्चित धनराशि, यानी धनराशि क्या है? निश्चित है। तो इसमें जरूरत ही नहीं है कि पूरा का पूरा फार्मूला लगाने की कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन को कुछ मानो, फिर दर दे रखा है, समय दे रखा, बात हो जाएगा बाद में, है ना। जी भैया। तो जब अभी अगर रेट बराबर है तो रेट को भी छोड़ देना चाहिए। सीधा कर दो 6/12, देखो 1/2 आ गया कि नहीं आ गया? सीधा देख करके आ सकता है सवाल कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। चलो अगला फल जरूर चलो देखा जाए। कह रहा 2 प्रकार के चावल, ये अच्छा सवाल है। 2 प्रकार के चावल हैं, चावल 1 चावल 2। एक प्रकार का जो है वो 38 kg 38 रुपया प्रति केजी मिल रहा है, कितना? 38 रुपया प्रति केजी। और एक जो चावल है वो मिल रहा है 42 रुपया प्रति केजी। ये ना है? बोलो। कह रहा है जब इसको मिला दिया जाए, कहने का सीधा सा मतलब ऐसे समझ लो कि तुम समझ लो चावल खरीदे, एक प्रकार का चावल खरीदे, है ना। हाँ तो होता ना कि जैसे चावल का फम्बा है, मसूरी है ना, ऐसा। तो तुमने एक प्रकार का चावल खरीदा मान लेते हैं, फिर तुमने दूसरे प्रकार का चावल खरीदा और दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया। और जब मिलाया तो कह रहा 45 रुपया प्रति केजी हमको बेचना है। कुछ आइडिया आ रहा सवाल को कैसे लगाना है? हाँ तो देखो बहुत आसानी तरीके से इसको कैसे लगाना वो हम तुम्हें बताते रहे हैं। ई मान के चलो ना, इसको 1 केजी ही खरीद लो और इसको 1 केजी खरीद लो, कोनो दिक्कत नहीं। तुम्हारे पास कुल कितने चावल हो जाएंगे? 2 केजी। कितना हो जाएंगे? 2 केजी। बोलो। 2 केजी। तो तुमने खरीदा और इतने में बेचे हो, ये तो बेचने वाला है ना। तो सबसे पहले खरीदने वाला देख लो, 1 और 1 2, और 2 केजी का तुम्हें कुल कितना रुपया देना पड़ा है? 80 रुपये जोड़ के। तो यार 1 किलो का 38 रुपया, या लेकर 42, तो दोनों किलो का कितना रुपया देना पड़ेगा? 20 रुपये। तो 2 किलो का तुम्हें कितना रुपया देना पड़ा? 80 रुपया। ये ध्यान दिए रहना, यानी क्रय मूल्य कितना रुपया पड़ा? 80 रुपया। अब देखो, अब तुम बेचोगे ना, कितना बेचोगे? 2 किलो खरीदो तो 2 किलो ना बेचोगे? अरे बोलो, नहीं समझ में आया? 2 किलो खरीदो तो 2 किलो ना बेचोगे। तो यहाँ पर 1 किलो नहीं है, अब कितना तुम्हारे पास? 2 किलो। तो 1 किलो का दाम 45 रुपया, तो 2 किलो का दाम 90। अब ये है तुम्हारा क्रय और 2 किलो ये क्या है तुम्हारा? विक्रय। तो 45 दूना 90 रुपया। ये तुम्हारा क्या है भैया? विक्रय। बात खत्म, सवाल फाल हो गया तुम्हारा। अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताओ। अब तुम बताओ, साफ साफ दिख रहा है 80 रुपये हम खरीदे हो। अब बाकी सब चीज को छोड़ दो, इतना चीजों को। 80 रुपये हम खरीदे हो, 90 रुपया में फायदा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? कितने रुपए का? कितने में? 80 ना, क्रमला तो 80 है ना। अगुड़े 100/8 को क्या कहते हो? कितना फायदा हो रहा है? 12.5% का। वो काट लोगे तो आ जाएगा 8 पे, ठीक ना। 12.5% का फायदा हो रहा है। बोलो, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? 3 प्रकार का अगर चावल बेचता तो क्या करते? तो 3 किलो को दाम को क्रय मूल्य में जोड़ लेते और यहाँ पर 3 किलोग्राम बेचते ना, तो अब तो 3 का गुणा कर देते, विक्रय मूल्य आ जाता। बोलो ऐसा सवाल में कोई प्रॉब्लम होगा क्या? चलो समझ में आया ना सवाल? तो समझ में आना जरूरी है।
ठीक है ना। और कैलकुलेशन सीखते रहो, कैलकुलेशन सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो अगला सवाल जरा देखो, पी क्यू से करा 30% अधिक कार्यकुशल है, इसका मतलब एक व्यक्ति पी है तो दूसरा कौन है? हाँ, मार्कर चेंज करना है। चलो हाँ, का एक पी है और एक क्या है? कह रहा है पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है, किससे? क्यू से। कौन? पी। इसका मतलब क्यू अगर 100 है तो ये कितना है? 130। बोलो। कह रहा यदि पी अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, यानी पी कितने दिन में? 20 दिन। तो है कि कितना दिन में? अब तुम फार्मूला बता देते हैं, M1 D1 बटा सॉरी W1 काम है ना, बराबर M2 D2 बटा, और अगर समय रहता तो यहाँ पर T1 हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है? T2। कोई दिक्कत? समय नहीं दिया ना, इसको छोड़ दो। बाकी देखो ये 130 इसकी कार्यकुशलता है और ये 100 है, तो इसका मतलब M1 का वैल्यू कितना दे रखा है? 130 और M2 का 100। अब काम क्या है? बराबर है, तो जब बराबर है तो कट जाएगा, तो क्या बचा? M1 D1 बराबर M2 D2। तो M1 का वैल्यू कितना है? 130 गुणे क्या कर रहा है? P कितने दिन में काम कर रहा है? 20 दिन में। कितना? 20 दिन। तो D1 हो गया बराबर M2 का वैल्यू कितना है? 100 और D2 ज्ञात करना है, यानी ये कितने दिन में करेगा पूछ रहा है क्यों। इसी को सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कट गया, 13 दूना 26 दिन लगेगा। वैसे भी इसकी कार्यकुशलता कम है तो जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा ही दिन ना लगाएगा भाई, इसकी क्षमता कम है तो क्षमता कम है तो समय ज़्यादा लगेगा ना काम को करते हुए, तो इसे 26 दिन देखो लगा। यहीं पर इसको कितना दिन लगा था? 20 दिन। वो तो सवाल में दे रखा है। हाँ, कोई दिक्कत है इस सवाल में? हाँ, अगला फल देख लो। कर रहा है 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 का क्रय 20 के विक्रय के बराबर है। अगर वस्तु की बात करेगा तो ध्यान देना, देखो तुम देखे होगे मूल्य में, अभी अभी इसके पहले फल बताए हैं, तो मूल्य में देखे होगे कि रुपया क्या नाम है? क्रय मूल्य नीचे होता है, क्रय मूल्य, लेकिन वस्तु में विक्रय नीचे होता है। ये ध्यान देना, रुपए में क्रय नीचे होगा, वस्तु में ठीक है। तो वस्तु इन दोनों का अंतर लो, कितने का अंतर है? 5 बटे कौन नीचे होगा? परसेंटेज निकालना तो 100 का गुणा कर दो, यही आंसर है बस। 5 चौके 4 से इसको काट दोगे तो कितनी बार में कटेगा? यानी कितना होगा? 25%। अच्छा अब देखा जाए लाभ होगा या हानि होगा, आओ देखा जाए, ठीक है ना। कभी कभी तो ये भी कंफ्यूजन हो जाता है ना, इसमें तो मान लो कहा हानि प्रस्तुत बताओ, इसका मतलब कि हानि हो रहा है, लेकिन मान लो अगर ये पूछता बताओ क्या होगा, और ऑप्शन में दिया रहता 25% लाभ और दूसरा ऑप्शन दिया रहता 25% हानि, तब क्या करते हैं आओ देखते हैं। 1 रुपया मानक मान लो, कितना मान लो? 1 रुपया। अब ऐसा समझो 1 रुपया में तुमने 15 वस्तु खरीदा। मान लो तुम कुछ भी खरीदने गए, दुकान पे गए टॉफी खरीदने, और 1 रुपया में तुमने कितना खरीदा? 15। और 15 जब लेकर के आया तो तुमसे कोई एक तुम्हारा दोस्त था, उसने बोला कि हमको भी दे दो टॉफी, तो बोला ठीक हम तुम्हें दे देते हैं। तो तुमने बोला लेकिन हम 1 रुपये में, अब सॉरी वो बोल रहा है कि हमको 1 रुपये में कितना चाहिए? 20। तो तुम्हें 20 बेचना पड़ेगा ना। अब बताओ खरीदा 1 रुपये में तुमने 15 है, लेकिन 1 रुपये में तुम्हें कितना देना पड़ रहा है? 20 बेचना पड़ रहा है ना। तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? साफ साफ दिख रहा है 5 का नुकसान हो रहा है। दिख गया कि नहीं दिख गया? कोई दिक्कत? वही अगर रहता यहाँ पर रहता 25 का क्रय 20 के विक्रय के बराबर है, तब जरा देखो तो 1 रुपये में तुमने कितना खरीदा? कितना बेचा 1 रुपये में? 5 तुम्हारे घर पर बच गया कि नहीं बच गया? तो बच गया तो तुम्हारा फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यानी रुपये मिल गया और टाफी भी, हाँ बोल रहा है टाफी भी मिल गया ना, तो रुपया भी मिल गया और 5 टाफी बच भी गया है ना। हाँ हाँ, चलो तो इस ये बात समझ में आए, तो इसमें क्या होगा? 25% का हाँ, तो ये होगा लाभ नहीं होगा। क्लियर हुए? चलो क्लियर होना जरूरी है। अगला फल जरा देखो, अगला फल क्या करा चावल का मूल्य 25 प्रति किलोग्राम से बढ़ा करके 30 हो जाती है, तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? 25 से कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। कितना हो रहा है? 30। अंतर कितना है? 5। कितना हो रहा है? 30 कुड़े 100। बस 5 छक्के 30 और 100 बटा 6 कितना होता है? 16 से 2 बटा 3%, है ना। ये सब याद कर लो, ये सब एकदम याद होना चाहिए, बताए थे ना एक बार। तो देखो
1 को क्या बोलते हो 100%, 1/2 को 1/3 को 33 है, 1/4 को 1/5 को। तो ऐसे याद होना चाहिए 1/30 तक याद करते रहोगे तो काम करेगा। देखो 1/6 का मतलब 4/6 होता है, ठीक ना। देखो तुरंत आंसर कर लोगे, अदरवाइज भाग देना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो गुणा भाग करना पड़ेगा, फिर उसी में समय लगा दोगे। तो जब इसी में समय लगा दोगे तो फिर कैसे बाकी सवाल लगाओगे, है ना। तुम देखते होगे कि मैथ अगर तुम्हारा रुक गया, मैथ अगर तुम्हारा ज़्यादा समय लिया तो पूरा पेपर को बर्बाद भी कर देता है मैथ, कि नहीं कर देता है। और अगर मैथ अगर अच्छे से लगा लिए, कम समय में लगा लिए, तो वो काम तुम्हारा बन जाएगा। तुम और देख लो, अगर तुम्हें मैथ तैयार हो और जीएस तैयार हो, दोनों अच्छे से तैयार हो, तो तुम देखते होगे 25 क्वेश्चन में से इसके 25 सही हो सकते हैं। लेकिन तुम बताओ क्या जीएस के 25 सही हो जाएंगे? हाँ, 25 सही नहीं। इसमें फिर तुम्हारा कितना फे होगा 18 20, बहुत अगर अच्छा होगा तो तुम्हारा 18 और 20 हो जाएगा, नहीं तो 15 14 16 इतना इसी के इर्द गिर्द रहोगे, सही है ना। और इसमें कम से कम 22 से लेकर के 25 तक पहुंच सकते हो। लेकिन ये समय भी ज़्यादा लगा देता है, कि लगवा देता है ना। तो ये बात ध्यान देना कि अगर तुम्हारा मैथ अगर अच्छा हुआ तो बाकी विषय जो है वो कम समय लगने वाले होते हैं। कोई भी तुम पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ठीक ना। अच्छा, रेलवे ग्रुप डी, चाहे तुम जीडी की तैयारी कर रहे हो, जनरल ड्यूटी जिसको बोलते हैं ना। हाँ, एसएससी जीडी होता है ना एग्जाम। हाँ, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, अगर तुमने मैथ में समय बचा लिया तो बाकी तुम्हारा काम बन जाता है। तुम देखते हो कि फिर रीजनिंग में तुमसे आसानी से लग जाता है। जिसका मैथ अच्छा होता है उसका रीजनिंग भी अच्छा हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है, हो जाता है उसका, है ना। तुम किसी को भी देख लेना जिसका मैथ अच्छा है उसका रीजनिंग भी अच्छा होता है। लेकिन उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जीएस। पता क्यों? क्योंकि तुम जीएस में कहते हो ना कितना पढ़ना, बहुत ज़्यादा पढ़ना। देखो एक बात बता दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, बस एक ही चीज़ को कई बार पढ़ना होता है। तुम क्या करते हो, एक बार लूसेंट पढ़ लोगे तो एक बार कोई और पढ़ोगे, फिर एक बार कोई और पढ़ोगे, फिर कोई एक बार और पढ़ोगे, ठीक है ना। अब बताओ तुम एक चीज़ पर भरोसा नहीं करोगे तो क्या तुम सही व्यक्ति कहलाए जाओगे? कोई व्यक्ति तुम्हारे पर भरोसा करे, तुम उस पर भरोसा ना करो तो तुम अच्छे इंसान नहीं कहलाए जाओगे, धोखेबाज इंसान कहलाए जाओगे। तो बस तुम उसको धोखा दे रहे हो तो वो भी तुम्हें धोखा देता है। तुम उसे धोखा कहाँ दे रहे हो? घर पर। वो तुम्हें कहाँ धोखा देगा? एग्जाम में, है ना। तो बस तुम भी धोखा देने के लिए तैयार हो तो धोखा खाने के लिए भी तैयार रहो। इस वजह से ये बात ध्यान दो कि जो भी किताब है उसको जो भी पढ़ रहे हो जीएस के लिए, जो भी तुम्हारी मानक बुक है उसको तुम एक बार नहीं कई बार पढ़ो, ठीक है। बस और पहले पढ़ो, पहले पढ़ने की आदत डालो। ये मत सोचो कि पहली बार में याद नहीं होता है, वो कई बार बता चुके हैं ना। हाँ, याद करने की पहले मत सोचो, पहले क्या सोचो? पढ़ने की। जब एक बार पढ़ना शुरू कर दोगे तो याद बात होना सब शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन बता दें। चलो अगला क्वेश्चन जरा देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम 750 है तो बताओ उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट, उसको कितना नंबर चाहिए? बताओ यार, बहुत ही सा सवाल है। सीधा सा कहने का ही मतलब है कि कुल नंबर है 750 और 38% इसका पाना है। तो ये पूछ रहा कितना नंबर पाना है, तो इसी का 38% निकाल दोगे ना। बस बात खत्म। इसी को 38% निकालना है तो 0 से 0 कट जाएगा, ये ना 5 दूना, और कितनी बार में कट जाएगा? 15 बार में ना। हाँ, और फिर कितनी बार में? 19 बार में। अब 19 और 15 और 19 का क्या कर लोगे? गुणा कर लोगे, कितना आ जाएगा लगभग तुम्हारा? 19 बचे, हाँ 5 9 आया ना, फिर 19 से करना, 19 और 19 से 9 28, 285 नंबर पाना है तुम्हें, है ना। तो पा जाओगे ना, पास हो जाओगे ना। हाँ, चलो अभी लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन आज का लास्ट है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन जरा देखो। करा दो संख्याओं जिनका मौसा 9 दिया है और अनुपात दे रखा है 5 और 7। कितना दे रखा है अनुपात? 5 और 7। अब मौसा कितना दिया है? 9। कितना दे रखा है? 9। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बताते हैं। देखो सबसे पहली बात बताओ, देखो ये है 5x और ये कितना है? 7x। जो दोनों में होता है वही उसका मौसा होता है। तो दोनों में कौन है? x। तो x ही मौसा है, तो x की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो पूछ रहा है इसका अंतर बताओ। तुम्हें तो लगाना भी नहीं है सवाल। 7 और 5 का अंतर कितना हुआ?
2 यक्स का ना, तो 2 और यक्स माने कितना है, अंतर कितना हुआ, 18, बात खत्म है ना। योग पूछता तब क्या कर देते, 7 5 तो 12 और 12 का 9 में गुणा कर देते, 12 9 108। बोलो, यानी अंतर पूछा तो बता दिए, योग पूछा तो बता दिए। अगर पूछता लसा बताओ तब क्या कर देते, तो भैया कभी भी अगर संख्याओं का अनुपात दे रखा है और माफा दे रखा है तो तीनों अंकवा का गुणा कर देना, यानी 5 × 7 × 9, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा, 7 5 35 और 35 9 315 7 है ना, 315। कोई दिक्कत नहीं। तो यानी देखो तुमने 3 सवाल जान गए, अंतर भी जान गए, योग आया था तुम्हारा कितना आया था 108, लसा भी जान गए निकालने के लिए। अब कह दो कि मान लीजिए अगर इसी में मौसा यहाँ पर लफा दे देता तब क्या करते, मान लो मफा ये 5 और 7 है, ठीक ना, और लसा दे देता तुम्हारा मान लो 70, तो पूछता बताओ अब मौसा बताओ। सवाल समझ में क्या बोल रहे हैं, 2 संख्या का अनुपात 5 और 7 है, लौसा 70, मौसा बताओ। तब कैसे ज्ञात करते, देखो हम बताए हैं कि जब मौसा दिया रहेगा और अनुपात दिया रहेगा तो सबका क्या कर देना है, लेकिन जब मौसा पूछेगा और लौसा दिया रहेगा तो लौसा को लिख देना ऊपर, इन लोगों का गुणा करके लिख देना है नीचे। तो 7 5 35, 35 दूना 70, मौसा कितना आया, देखो कई सवाल सीख गए ना। तो देखो एक ही सवाल में कई सवाल होते हैं, कई सवाल छुपे होते हैं। अगर एक की भाषा समझ में आ रही है तो सभी की भाषा समझ में आएंगे, ठीक है। बातें समझ में आई, कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या, धन्यवाद।